जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी किसी को बताते नहीं, पर कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो आप चाहते तो हैं लोगों को बताना, पर उन्हें बताते बताते बहुत देर हो जाती है। प्राजक्ता और उसके पति यहाँ इस नए घर में आज ही शिफ्ट हुए थे। नई नई शादी, नई जगह, नया घर और एक नई जिंदगी, ये सब कुछ मिलजुल कर प्राजक्ता को नर्वस भी कर रहा था और साथ ही एक्साइटेड भी। पहला ही दिन सारा वक्त सिर्फ सामान को अनपैक करने और घर को सजाने में निकल गया। प्राजक्ता और उसके पति पंकज ने 90% घर को पहले ही दिन सेट कर लिया था और फिर धीरे धीरे पूरी तरह सेटल करने में एक हफ्ता लग ही गया। प्राजक्ता इस पूरे टाइम खुश तो बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों रह रह के उसे हमेशा किसी के आस पास होने का एहसास होता था। कभी ऐसा लगता कि कोई साथ साथ पीछे चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बगल वाले कमरे में गुनगुना रहा है। आज पंकज और प्राजक्ता का 8वां दिन था इस घर में। पंकज ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए मुंबई गया था और रात से ही प्राजक्ता को थोड़ा बुखार था। सुबह उठने में थोड़ी देर हुई तो चाय पीते पीते याद आया कि गार्डन में पानी तो दिया ही नहीं आज। उसने जल्दी से चाय खत्म की और बाहर गार्डन में पहुंची तो देखा कि उसके सारे पेड़ पौधों, फूल पत्तियों को पानी दिया जा चुका था। उन पर बड़ी बड़ी बूंदें रह रहकर सुबह की सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। प्राजक्ता वापस घर के अंदर गई और किचन में सब्जियां काटने लगी। काफी देर से वो सोच रही थी कि पानी तो उसने डाला ही नहीं और पंकज भी 2 दिन के बाद ही लौटेंगे, तो पानी किसने डाला। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसने ठीक अपने बगल में किसी के होने का एहसास किया और प्राजक्ता ने इस बार दांत पीसते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, यहां से निकल जाओ, ये मेरा घर है, समझे। दोपहर का खाना खाकर प्राजक्ता टीवी देख रही थी। टीवी पर जैसे थोड़ी देर पहले उसकी कही हुई बातों का जवाब दिया जा रहा हो। जो सीरियल आ रहा था तो उसका डायलॉग था, आज तक मैंने तुझे तंग नहीं किया और ना ही किसी बात के लिए कभी तुझे रोक टोक की है, और तू मुझे यहां से जाने को कह रही है। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूं। ये आखिरी शब्द प्राजक्ता ने ठीक अपने कानों में सुना था, जैसे कोई उसके पीछे से ही बोल रहा हो। प्राजक्ता भी बड़ी स्ट्रांग लड़की थी, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने टीवी बंद किया और दोपहर की नींद लेने चली गई। प्राजक्ता को म्यूजिक का बहुत शौक था और हर शाम 5 बजे वो रियाज करती थी। सोकर जब उठी तो हाथ मुंह धोकर रियाज करने बैठी। सारे गामा पधनी सा, सारे गामा पधनी सा, सारे गामा पधनी सा। इसके आगे जो भी हुआ वो प्राजक्ता जैसी स्ट्रांग लड़की को भी सहम आ गया। उसकी गाई गई सरगम का जवाब जिसने भी दिया, उसकी सांसें प्राजक्ता को अपने चेहरे पर महसूस हुई और उसी ने ये धुन भी गुनगुनाई थी। उसने पलटकर पूरे कमरे में छान मारा, लेकिन घर में वहां कोई नहीं था उसके अलावा। प्राजक्ता ऐसी बातों पे डर के चीख पुकार मचाने वालों में से नहीं थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था इस बात का। एक दिन जब सूखे कपड़े लेने छत पे गई तो आसमान में बादल गरज रहे थे। बहुत जोर से हवाएं चल रही थी। कुछ ही देर में बहुत जोर से बारिश होने वाली थी, ऐसा लग रहा था। उसने अपनी साड़ी तार से उतारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि उसकी साड़ी हवा से उड़कर उस बांस पर जा अटकी जिससे ये तार बंधा हुआ था। दूर से देख के ऐसा लग रहा था जैसे साड़ी बांस पर नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर फंसी हो। प्राजक्ता ने हाथ बढ़ाकर साड़ी को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके हाथ पे किसी के जोर से फूंकने की उसे गर्माहट महसूस हुई। प्राजक्ता साड़ी वहीं छोड़कर वापस दौड़ी, छत का दरवाजा बंद किया और नीचे अपने कमरे में पहुंची। बेड पर आंखों के सामने ही वो साड़ी जो छत पर पड़ी हुई थी वो बाकायदा चौपट कर रखी हुई थी। पर अगर वो साड़ी यहां थी तो ऊपर कौन सी साड़ी थी?
प्राजक्ता तुरंत उठ के वापस छत की ओर दौड़ी। जाके देखा तो साड़ी अब भी वहीं थी। प्राजक्ता को न जाने क्या सूझी कि उसने माचिस जलाया और तुरंत साड़ी को आग लगा दी। प्राजक्ता नीचे अपने कमरे में आई तो देखा कि बिस्तर पर चौपट करके रखी हुई उसकी वो साड़ी अब बुरी तरह से जली हुई थी और कोई पीछे से जोर जोर से हंसे जा रहा था। शाम को जब पंकज वापस आया तो प्राजक्ता ने इस घटना के बारे में उसके साथ कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर करती तो शायद किसी और इंसान की तरह पंकज भी उसे पागल ही कहता। देर रात सोते वक्त प्राजक्ता की नींद तब खुली जब उसे लगा कि उसकी चादर कोई नीचे से खींच रहा है। प्राजक्ता ने नींद में ही अपनी चादर वापस खींची और खींचते ही चादर दोबारा नीचे खींची गई और इसी बीच चादर फटने की आवाज आई। इससे पहले कि प्राजक्ता चीजों को समझ पाती, किसी ने उसके दोनों पैरों को जोर से पकड़ा और उसे बिस्तर से नीचे घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते होते हुए घर के ठीक बाहर गार्डन में ले जाकर उसे छोड़ दिया। सुबह जब प्राजक्ता की आंख खुली तो पंकज ऑफिस जा चुका था। प्राजक्ता चाह के भी उठ नहीं पा रही थी। उसके सर और पूरे बदन में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और चादर बिस्तर पर फटी हुई पड़ी हुई थी। उस दिन रात को जब पंकज ऑफिस से घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। वो सीधे नहाने चला गया और नहाकर निकला तो देखा प्राजक्ता सामने ही खड़ी थी। प्राजक्ता बोली कि उसको थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, कुछ बताना था। पंकज कपड़े पहनते हुए हंसते हुए बोला, अरे बोलो ना, क्या हुआ? नए घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्राजक्ता ने आगे जो कुछ भी बताया वो किसी भी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने के लिए काफ़ी था। उसने कहा, एक्चुअली ये मेरी शादी है ना, ये ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवाई थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मतलब अभी भी है। आप जब नहीं रहते तो अक्सर मेरी उससे बात हुआ करती है। उसने इतना बोला ही था कि पंकज ने वही किया जो कोई भी करता। दरवाजे के बाहर निकल के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया पंकज और चिल्ला के बोला, तो निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, सूरत भी मत दिखाना अपनी कभी मुझे। पंकज से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका मन तो किया कि कमरे की बालकनी से धक्का मार दे प्राजक्ता को, कि तभी प्राजक्ता की ही आवाज से उसका ध्यान टूटा। आवाज ऊपर उसे कमरे से नहीं बल्कि नीचे किचन से आई थी। अरे क्या हो गया भाई, किस पर चिल्ला रहे हो? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? पंकज का गला सूख गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। फिर भी जो उसने सुना था वो उसके सर पे सवार था। वो तुरंत नीचे किचन में गया और प्राजक्ता से कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना? तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई गई है ना? अगर ऐसा ही था तो शादी करने के लिए मना कर देना था ना मुझसे। प्राजक्ता कुछ बोले इससे पहले ही एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजी, अब मजा आया तुझे? प्राजक्ता ने तुरंत सोचा कि अब बता ही देना चाहिए कि घर में क्या चल रहा है। प्राजक्ता ने बोलना शुरू किया, देखो पंकज, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एक्चुअली इस घर में ना बोलते ही बोलते वो बीच में ही अटक गई। प्राजक्ता चाह कर भी आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। प्राजक्ता जिद्दी तो थी ही, इसलिए उसने फिर से बोलने की कोशिश की, पंकज क्या है ना, इस इस बार भी जब उसके गले से आवाज नहीं निकली तो गुस्से में उसने तुरंत एक पेपर और पेन उठाया, लेकिन लिखने की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो लिख नहीं पाई कुछ। और उसके कानों में एक आवाज फिर से गूंजी, तू लाख कोशिश कर ले पर मेरे बारे में तू ना तो किसी को बता पाएगी और ना ही कुछ लिख पाएगी। धीरे धीरे ये बातें प्राजक्ता को पागल बनाए जा रही थी। पंकज भी बीच बीच में घर से बिजनेस टूर के लिए 2-3 दिनों के लिए गायब रहता था। ऐसे में वो सारी चीजें प्राजक्ता के ही साथ और भी ज्यादा होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर में प्राजक्ता सो रही थी तो घर की डोरबेल बजी।
दरवाज़ा खोला तो सामने एक पोस्टमैन खड़ा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। प्राजक्ता के नए घर के ठिकाने पर यह पहला लेटर था। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया तो ये चिट्ठी झारखंड के एक सेशन कोर्ट से थी। जैसे जैसे प्राजक्ता चिट्ठी को पढ़ रही थी, घर की चीजें अचानक से हिलना शुरू हुई। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। इस बार ये सारी चीजें प्राजक्ता को डरा नहीं रही थी, क्योंकि चिट्ठी में लिखी चीजों के सामने ये सारी चीजें बहुत छोटी थी। जैसे जैसे वो चिट्ठी को पढ़ रही थी, वैसे वैसे रोने की आवाज और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी और प्राजक्ता की आंखें भी नम हो चुकी थी। अब उसके सामने था एक बहुत बड़ा सच, जो सच उससे छुपाया गया था। न जाने प्राजक्ता को क्या सूझा कि वो एक पेपर और पेन लेकर लिखने बैठ गई और साथ ही उसने पुलिस स्टेशन में फ़ोन भी लगा दिया था और फ़ोन लगाकर कुछ कहा और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर में घर के अंदर का तूफान शांत था। शाम को जब पंकज घर आया तो घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। किसी से पता चला कि उसकी बीवी प्राजक्ता ने सुसाइड कर लिया है। जब वो दौड़ा दौड़ा घर के अंदर गया तो वहां पुलिस उसका ही इंतजार कर रही थी। दरअसल ये पंकज की दूसरी शादी थी, जिसके बारे में प्राजक्ता को कुछ भी मालूम नहीं था। पंकज की पहली बीवी ने पंकज की हरकतों और उसके किसी और के साथ अफेयर होने के गम में सुसाइड कर लिया था। पंकज पर इस जुर्म में केस भी चला था, पर वो चिट्ठी जो प्राजक्ता ने पढ़ी वो कोर्ट की ही थी, जिसमें लिखा था कि इस केस को क्लोज किया जा रहा है और पंकज को बाइज्जत बरी किया गया है। प्राजक्ता ने मरते वक्त एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे मेरे पति की सच्चाई पता चल चुकी है और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद लोगों को लगे कि मैं पागल हूँ, पर मुझे यकीन है कि इस घर में मुझे परेशान करने वाली आत्मा पंकज की पहली बीवी की ही है। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरे पति पंकज ही हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। पंकज पर फिर से एक केस हुआ और इस बार उसे 10 साल की जेल हुई। वो घर पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है, पर वहाँ के लोग जो उस घर के अगल बगल रहते हैं, उनकी माने तो रात होने के बाद वहाँ औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।